साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और इसी लॉकडाउन में बच्चों के लिए मैंने ऑनलाइन वीडियो शुरू किए हैं। ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप भी बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम सेकेंडरी बोर्ड के सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास पार्ट में से गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पार्ट में से आपके पूछा जा सकता है छोटा सवाल, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त का दरबारी कौन था और कालिदास ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की, गुप्त काल की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही। इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आओ अब हम पढ़ते हैं हमारा प्रकरण गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त नामक शासक ने 275 ईस्वी पूर्व में की थी। उनके पश्चात उनके पुत्र घटोत्कच 295 ईस्वी में शासक बने थे। उनके पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम जो 320 से 335 ईस्वी पूर्व मगध के साम्राज्य बने थे और जिन्होंने 319 में गुप्त संवत की स्थापना की और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ इन्होंने विवाह किया था। समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात शासक बने थे, इन्होंने 325 से 300 ईस्वी पूर्व शासन किया था। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और इनकी साम्राज्यवादी नीति थी और इन्होंने बहुत अपना साम्राज्य खूब बढ़ाया। इनके पास नौसेना भी थी और इनके महत्वपूर्ण दरबारी कवि हरिशैन ने इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख लिखा था, जिस पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। और ये स्वयं वीणा वादक थे, वीणा ऊपर सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते हुए इनकी तस्वीरें अंकित हैं और स्वयं कविराज के नाम से प्रसिद्ध थे, यानी संगीत प्रेमी थे। और अपने जो विजित भाग थे उन्होंने 5 भागों में बांटा था। अश्वमेध यज्ञ करवाए और विष्णु के पूजक थे। उनके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी उपाधि देवराज देवगुप्त के नाम से थी, जिन्होंने 380 से 412 ईस्वी पूर्व तक साम्राज्य किया था। उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक रुद्रसेन से किया था और रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात उसकी प्रभावती ने अपने पुत्र के साथ गद्दी का शासन चलाया था। उसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय भी साम्राज्यवादी शासक था। उन्होंने गुजरात मालवा जीता था और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण विदेशी आक्रांता शकों को हरा करके सरकारी की उपाधि प्राप्त की थी और विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और एक महत्वपूर्ण बात, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त के पश्चात कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय 414 ईस्वी पूर्व से 456 ईस्वी पूर्व शासक बना। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक यही कुमारगुप्त हैं। इन्होंने सौराष्ट्र बंगाल के साथ अपनी सीमाएं लगाई, वहाँ तक विस्तार किया और इनके शासनकाल में पुष्यमित्र का विद्रोह हुआ और उनको ये विद्रोह झेलना पड़ा। कुमारगुप्त के पश्चात स्कंदगुप्त शासक बने जो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी पूर्व शासक थे। इन्होंने भी अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया और जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील गुजरात में बनाई गई थी, उसका जीर्णोद्धार और मरम्मत स्कंदगुप्त ने करे और इन्होंने विदेशी आक्रांता हुनों का समूल सफाया किया और हुन केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्कंदगुप्त के पश्चात धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य भारत से विलुप्त होता गया। अब आते हैं गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धि, यानी क्वेश्चन बन सकता है आपके, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धि क्या, यानी गुप्त काल में क्या क्या देन दी। गुप्त काल में वैदिक धर्म को आगे बढ़ाया, अश्वमेध यज्ञ करवाए और उनका साम्राज्य सुशासित था। राजभाषा उनकी संस्कृत थी और उनके शासनकाल में महाकवि कालिदास हुए थे, जिन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथों की रचना की। अमर सिंह जी ने अमरकोश की रचना की। मर्चकटिकम के रचयिता सुदृढ़ और मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त इन्हीं के काल में हुए थे। और हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री आर्यभट्ट ब्राह्मीण भी इन्हीं के शासनकाल में हुए थे। और गुप्त काल में ही वास्तुकला, चित्रकला और धातुकला का बहुत ही उत्कृष्ट विकास हुआ। जैसे मेहरौली का लोह स्तंभ भी इनके काल में बना हुआ है, बहुत गुफाएं हुई, बहुत प्रतिमाएं भी इनके कार्यकाल में ही बनी। अब चलते हैं, छोटा सवाल बन सकता है कि गुप्त काल के समाज की किस प्रकार स्थिति थी। गुप्त काल का समाज बहुत ही सुसभ्य था। वहाँ पे वन व्यवस्था थी। वनों के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म और कर्म के अनुसार कार्य करते थे। ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा स्थान था। ब्राह्मण उन सबको शिक्षा का देना कार्य करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुप्त काल में स्त्री शिक्षा को प्रचार प्रसार किया गया, यानी यहाँ इस काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। और 8 प्रकार के विवाह थे, जिसमें 4 विवाह को अच्छा माना गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।